जार की फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगे, जो वादा किया था कि सूबा बन जाएगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सारी नजर वफाक की जो है वो पंजाब पे है। वहां से पैसे वापस लेना उनके लिए आसान है। मुस्लिम लीग नवाज जो है बड़ी खुश है, जो इन फाइटिंग विद इन द पार्टी, उसका बहुत ज्यादा मसाइल है। लंगर खानों या पनाह गाहों पे तो कोई वोट नहीं डालेगा। तो करप्शन के इल्जामात तो उस्मान बुज़दार पर खुद भी लगते रहे हैं, खासतौर पर डीजी खान में, तौसा में जिस किस्म के तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं या उनके रिश्तेदार जो हैं वो जिस तरह से मुख्तलिफ डील्स में इन्वॉल्व हैं, तो इन खबरों में आपको कितनी हकीकत लगती है? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हुए और ऑब्वियसली आप देखें जहाँ भी मंसूबे ज़्यादा लगेंगे वहाँ पे कोई ना कोई करप्शन किसी न किसी लेवल पे हो जाएगी हम्म। और हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से जो जनूबी पंजाब में ज़्यादा मंसूबे हुए हैं, सड़कें बनी हैं, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हुए हैं, तो उसमें करप्शन के फिर और ख़ास तौर पर बुज़दार की फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगे हम्म। कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वहाँ पर लोगों को ठेके लेके दे रहे हैं या उसमें से कोई पैसा खा रहे हैं। लेकिन कोई क्योंकि हम उसी ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे कि कोई वहाँ पे वाज़े तौर पर चीज़ें सामने आई हों। लेकिन ये है कि इल्ज़ामात ज़रूर लगे, हम्म। इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगे और कुछ इन्होंने खुद से भी इनिशिएट की इंक्वायरीज़ वगैरह, हम्म। जिसके नतीजे में लोगों को फिर शक पड़ा कि अच्छा ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हम्म। तो उन मंसूबों में उस्मान बुज़दार जो हैं काफ़ी बैक फुट पे गए जब हम्म। उनके ऊपर बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा अटैक हुआ कि आपके इलाके में आपकी ज़ेर सरपरस्ती वहाँ पर मंसूबे आ रहे और उनमें करप्शन हो रही। हम्म। तो अगरचे उन्होंने वज़ाहतें वगैरह भी दी, लेकिन एक जो आपको पता है कि कोई एक सड़क भी छोटी-सी बनाए जैसे किसी भी इलाके में आप सड़क बना दें तो उस पे करप्शन कोई ना कोई एलिगेशन तो आ जाएगा जी ये सड़क क्यों इस तरह से बनी? ये तो इन्होंने अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये सड़क बनाई। तो हम्म। वो इस तरह के एलिगेशन तो हुकूमत में रह के तो लगते रहेंगे। हम्म। ठीक, तो एक जो बड़ा मंसूबा था हुकूमत में आने से पहले, बल्कि वादा भी था, पीटीआई के मंशूर का हिस्सा था कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे। उसी वादे पर जनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल भी हुए। वो क्यों नहीं बन सका अब तक? और जो सेक्रेटेरिएट इन्होंने बनाया है, क्या वो कुछ फ़ाल है? कोई लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे? देखिए ये आप 3 साल में आप देख लें कि जो वादा किया था कि सूबा बन जाएगा, हुँ। सूबा तो नहीं बन सका। और जिस तरह से निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है कि एक सेक्रेटेरिएट वहाँ बना के सारा, क्योंकि खाली सेक्रेटेरिएट शिफ्ट करना वो नहीं है काम। हुँ। पूरा एक प्रोविंस बना के उसका फिर अपना एक सेटअप होगा जो उसको रन करेगा। हुँ। ये नहीं कि अगर आप एक डिपार्टमेंट को यानी सपोज़ वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा देते हैं कि जी ये उस एरिया का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। लेकिन सारी मंजूरी तो यहाँ पंजाब से होनी, लाहौर में बैठ के होनी। तो लाहौर जो है वो डिटैच तो नहीं हो सकता। हुँ। यानी बहावलपुर से या मुल्तान से वो डिटैच तो नहीं हो हुँ। सकता। अगर कोई भी काम होगा वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो नहीं कर सकेगा सारा कुछ। सारे इख्तियारात उसके पास तो नहीं है वहाँ पे। हुँ। और पूरा पैराफर्नालिया है, यानी कि पूरी की पूरी, यानी ये सिर्फ़ ये तो नहीं है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ बैठना। हुँ। उसके आगे सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, उसके बाद फिर मतलब सारा पैराफर्नालिया है अ, जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं और पूरे का पूरा काम जो है वहाँ से फाइलें बनती हैं, चलती हैं, तो वो सारा काम तो वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हुँ। अगर वो शिफ्ट करेंगे तो फिर जाके वहाँ का इलाके का कोई काम हो सकेगा। अदरवाइज़ तो फिर आप लोगों को मतलब एक लारा लगाया हुआ आपने हुँ। कि ठीक है जी, हम आपके लिए सूबा बना रहे हैं, लेकिन मेन ये है काम कि क्या उस रीजन में एक सूबा बना के वहाँ पर तरक्की कैसे आप लाएँगे? हुँ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रिमोट एरियाज़ पे मेन वो पॉपुलेशन है, वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम लोगों का पहले ही नहीं है। हुँ। तो आप एक सूबा उस एरिया में बना के, ये तो ऐसे ही है जैसे आप बलूचिस्तान का आधा हिस्सा लेके और जनूबी पंजाब का आधा हिस्सा लेके वहाँ एक सूबा बना दें। हुँ। लेकिन उस सूबे में होगा क्या? हुँ। क्या यहाँ से लाहौर से जो इंडस्ट्री है सारी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी? हुँ। ठीक। तो ये एक नेचुरल फिनोमेनन भी होता है। ठीक है, आपको मैनेज करने के लिए छोटे यूनिट्स जो होते हैं, तो उनको चलाना आसान होता है। हुँ। लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरा लोकल गवर्नमेंट सेटअप ये वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स, ये और सारी चीज़ें आपको और देनी होंगी। फंड्स वगैरह और टैक्स कलेक्शन आप देखें ना, दुनिया में आप वहाँ जहाँ रह रहे हैं अमेरिका में या इंग्लैंड के सिस्टम जो हैं, उनमें जो काउंटीज़ हैं या उनके जो एरियाज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट है। टैक्स कलेक्शन उन्होंने खुद ही करनी है, खुद हुँ। ही सारा कुछ जनरेट करके उन्होंने उधर ही स्पेंड करना है। लोकल टैक्सेशन हर चीज़ जो है वो वहाँ पे होगी।
हुँ, तो अगर इस तरह का लेवल आप लाएँ कि मसलन इंटरनेशनल इस तरह की चीज़ें फ़ॉलो करें और वहाँ पर बिल्कुल डिवॉल्व करके अथॉरिटी सारी, तो उस एरिया को आप फिर हर एरिया अपने-अपने तरीके से डेवलप होगा। हुँ, लेकिन इस तरह से नहीं है कि आप एक रिमोट से एरिया में जाके राजनपुर और ये डीजी खान या भावलपुर या उन एरियाज़ में सहरा में जाके आप कहें जी सूबा बना के हम कोई तरक्की ले आएँगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। हुँ, मेरा ख़्याल है कि मतलब हम क्योंकि लाहौर में बैठे हैं तो हमें शायद इस तरह से लगता है कि ऐसे जल्दी से तरक्की नहीं आ सकती, हुँ। मेबी उसको 50 साल लग जाएँ। ठीक। अच्छा, एक इल्ज़ाम आपके अपने ऊपर भी है। खान साहब बार-बार ये कहते हैं कि बुज़दार साहब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो तब्दीली के मुखालिफ है और वो दिखा नहीं रहा। तो क्यों नहीं आप दिखाते अच्छे-अच्छे काम बुज़दार साहब के? देखें वो कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हुँ, तो जो एक्शंस हैं उसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इन्होंने पहले ये सोचा कि हमें कोई अपनी कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाएँगे हम। ये शहबाज शरीफ जो है वो अपनी तस्वीरें लगा के अखबारों में अब आप देखें बुज़दार के साथ इमरान खान की तस्वीरें हर अखबार में छपी होती हैं, आए रोज़ छपी होती हैं कि हुँ, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो जो देखिए एक मेन चीज़ तो ये थी कि पंजाब में जितना भी फंड्स पिछले 3 साल आया, उसकी आप स्पेंडिंग देखें, ये जो साल जा रहा है, हुँ, ये जो गया है अभी, इसमें थोड़ी बहुत स्पेंडिंग की उन्होंने। हुँ, लेकिन उससे पहले तो सारे के सारे फंड्स आप देख लें कि अगर डेवलपमेंट फंड्स जो हैं, वो 550 अरब इस दफ़ा रखे हैं और जो कि कह रहे हैं तारीखी हैं। तो हुँ, शहबाज शरीफ के दौर में 600 से ऊपर थे हुँ, डेवलपमेंट फंड्स और वो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं, वो पूरे के पूरे लगते थे। यानी अगर आप स्पीड नहीं पकड़ेंगे, अगर आपने आप प्रोजेक्ट्स अपनी चीज़ें कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगे, फिर आप ब्यूरोक्रेसी का भी बहाना लगाएँगे कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे, तो आप बजट्स तो रख लेंगे, हुँ, लेकिन एंड ऑफ द डे स्पेंडिंग पूरी नहीं होगी, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे, तो वो तो पैसा सारा वापस चला जाएगा वफाक में। और मेरा ख़्याल है कि उस्मान बुज़दार को इसीलिए चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ कि पंजाब के जो फंड्स हैं, वो वफाक जब चाहे हुँ, क्योंकि सिंध से तो ले नहीं सकते, सिंध तो फंडे डाल देता है, वो तो कहते हैं हम तो नहीं हुँ, फंड्स देंगे। तो केपी में फंड्स ऑलरेडी हैं नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं है। तो हुँ, इसका मतलब है सारी नज़र वफाक की जो है, वो पंजाब पे है, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड्स यहाँ आने हैं, तो हुँ, यहाँ से पैसे वापस लेना उनके लिए आसान है। जैसे कि इमरान खान खुद कहते हैं कि वफाक के पास तो वो पेंशन और तनख्वाहें और ये दे के, तो हमारे पास तो पैसे नहीं बचते, तो हुँ, सारे पैसे जो हैं वो तो सूबे ले जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही। बहुत सारे सिक्योरिटी के मामलात के फंड जो हैं, वो हुँ, हुकूमत वफाकी हुकूमत खुद मानती कि वो हमें सिक्योरिटी इदारों को देना पड़े। हुँ, यानी कि फ़ौज के बहुत सारे काम थे जो रुके हुए थे, फेंसिंग है, सिक्योरिटी ये जो मूवमेंट हुई है फोर्सेस की हुँ, बॉर्डर्स के ऊपर, एलओसी के ऊपर, तो उसके फंड्स तो चाहिए थे और हुँ, ख़ास तौर पे फाटा के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को बहुत सारे फंड्स चाहिए थे, हुँ। तो वो उस तरह से नहीं मिल पा रहे थे। तो वो उन्होंने इधर से पंजाब से पूरे किए, ये सबको पता था। अच्छा, एक ये 3 साल जो है इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री कोविड और आखिरी 1.5 साल जो है वो तकरीबन कोविड में गुज़र गया। तो जो कोरोना के दौरान पंजाब हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, कोरोना के दौरान तो एक तो बिज़नेस उस तरह से नहीं चला, लेकिन ये कि पाकिस्तान में एक तो मेजर लॉकडाउन तो उसी टाइम पे हुआ था स्टार्ट में ही। हुँ, तो वो तकरीबन महीना डेढ़ महीना लॉकडाउन रहा है, तो उसमें बिल्कुल स्टक था सब कुछ बंद था। अंडर हैंड फैक्ट्रीज़ खुली थी, बिज़नेसेस चल रहे थे, जो कि कुछ पुलिस वाले तो ये कहते कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया, जितना हमने लॉकडाउन के दरमियान कमाया। हुँ, यानी ये एसएचओज़ 1-2 जो हुँ, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो कहते हैं हमने तो बंदा भी नहीं उठाया, कुछ हुँ, काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें लोग पैसे देते रहे हुँ, और दरवाज़े बंद करके अंदर काम उनका चलता रहा। हुँ, यानी ये लाहौर में कम से कम बड़ा ओपनली हुआ और हुँ, छोटे शहरों में तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। तो अगर लाहौर जैसे शहर में ये बात जो है हर बिज़नेसमैन जो है वो जिसकी छोटी फैक्ट्री है या काम है, तो वो पुलिस के साथ मिलके उन्होंने मतलब अपना काम जारी रखा। तो और ऑब्वियसली उससे डैमेज तो हुआ, इफ़ेक्ट तो हुँ, हुआ पंजाब में। यानी वो क्योंकि कोरोना की तरफ फ़ोकस था सारा, तो वो सारा काम उधर ही करना था। उससे आप ये एक एक्सक्यूज़ ज़रूर मिला है पंजाब हुकूमत को कि देखें वो तो कोरोना आ गया था, तो हम उस तरह से प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद अ, 1-2 महीने बाद ये काम तो फिर दोबारा शुरू हो गया। फिर तो हुँ, मार्केट्स, हर बाज़ार, हर फैक्ट्री, हर चीज़ खुल गई। हुँ, तो वो तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलता ना। हुँ, लेकिन क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो है
वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बिजनेसेस जो हैं, एक तो हुकूमत आई, इन्होंने कहा आईएमएफ के पास बहुत लेट गए, और तस्लीम भी करते हैं बाद में कि जी हम आईएमएफ के पास लेट गए, हमें शुरू से ही चला जाना चाहिए था। दूसरा ये नैब का जो एक थ्रेट थी लोगों के ऊपर, कभी वो किसी बिजनेसमैन को उठा रहे हैं, कभी वो एफबीआर जो है उसने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। लाहौर की बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें जो हैं, ब्रांच रोड है, मैकलोड रोड है, इस तरह की मार्केट्स में बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, वो बिजनेस लोगों ने करना बंद कर दिया। ये तो बाद में फिर एफबीआर ने कहा कि नहीं, ये जो जितने अकाउंट्स आप फ्रीज करेंगे वो हमसे पूछ के करेंगे, इस तरह से नहीं हम करने देंगे। उससे फिर आहिस्ता 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 बिजनेस का थोड़ा बहाल हुआ। तो अब मेरा ख्याल है कि बिजनेस जो है वो तो एज नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि तरक्की होना, यानी बिजनेस को फ्लरिश करना, यानी एक्सपैंड होना, नई फैक्ट्रियां लगना, नए बिजनेस खोलना, वो एक प्रॉब्लम है। और खास तौर पर जॉब्स का मसला है लोगों को, यंग लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब ओवरऑल जनरली यंग लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन आगे उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, अब जो बाकी 2 साल रह गए हैं 2023 के इलेक्शन से पहले, उसमें आपको क्या लगता है कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस ऐसी है कि इस बुनियाद पर ये इलेक्शन में जा सकेंगे? और उस परफॉर्मेंस के 2 एंगल्स मैं लेता हूँ। एक तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, जैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत में हम देखते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स उनके पेट प्रोजेक्ट्स थे। हम मेट्रो बनाएँगे, हम बस चलाएँगे, ट्रेन चलाएँगे, सड़कें बनाएँगे, पुल बनाएँगे और इलेक्शन में लोगों को दिखाएँगे कि देखिए हमने ये काम किया। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं पंजाब में? और दूसरी उसकी सियासी साइड भी है कि क्या वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने इत्तेहादियों को, अपने लोगों को इकट्ठा रख सकता है? वो उससे मुतमईन है? जैसे हमने देखा कि अभी जो एक अलहदा ग्रुप हो गया है पंजाब जहांगीर असेंबली तरीन। में जहांगीर तरीन की क़यादत में, और भी खबरें आती रहती हैं कि लोग कुछ सैटिस्फाइड नहीं है उस्मान बुज़दार से। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे आप अगले 2 सालों में क्या मंज़रनामा देखते हैं? देखिए, एक तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये जो इम्प्रेशन सूबे में उस्मान बुज़दार साहब का पड़ा है, वो इतना अच्छा नहीं है, जिससे हुँ, मुस्लिम लीग नवाज जो है बड़ी खुश है हुँ, कि इनका इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं गया। सियासी तौर पर हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। हुँ, हम उस तरह से मुज़ाहरे भी नहीं किए। आपने देखा कि जैसे अपोज़िशन हमेशा से लोड शेडिंग होती तो सड़कों पे लोगों को निकालती है, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हुँ, मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि बुज़दार हुकूमत जो है, उसको इसलिए जो बिलावल कहते हैं कि हम पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ तब्दीली नहीं लाना चाहती। हुँ, वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार काफ़ी हैं। हुँ, यानी अगर ये और 2 साल करेंगे और क्या कर लेंगे? इससे जी, पहले इम्प्रेशन उनका ये पड़ चुका है, और अपनी ही पार्टी के अंदर उनकी ग्रुपिंग इतनी है, तो दूसरी पार्टी से लोग कहाँ से आएँगे? और दूसरी चीज़ ये कि जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वो ग्रुप्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। यानी हुँ, परवेज़ लाई ग्रुप है, ऊपर से ये जहांगीर तरीन बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ये ग्रुप कहीं नहीं जा रहा। हुँ, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है अगले इलेक्शन में लग ये रहा है कि वो अलहदा एंटिटी के तौर पर इलेक्शन लड़ेगा, हुँ, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी पीटीआई के लिए पंजाब में ख़ास तौर पे। और उसके बाद आ जाती जो इन फाइटिंग विद इन द पार्टी, हुँ, उसका बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और जो गवर्नर हैं, वो एक अलग से एक अपना ग्रुप बना के बैठे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर दें और प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लें, जिसके हुँ, लिए वो कहते हैं कि मैं तो आया इसलिए था, ये तो इन्होंने मुझे गवर्नर बना दिया। तो गवर्नर बैठ के तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। उनको इख्तियारात का मसला है कि मेरे पास हुँ, इख्तियारात नहीं है। यानी गवर्नर बनने से पहले उन्हें पता होना चाहिए था कि उनके हुँ। पास कितने इख्तियार होंगे। खास तौर लेकिन पे वो गवर्नर पहले बनते एक दफ़ा बन चुके थे गवर्नर। बन चुके थे और फिर दोबारा से बने और फिर भी पता है कि मेरे इख्तियारात नहीं है। लेकिन वो हुँ, फिर भी कोई ना कोई वो अपनी चीज़ें डालते रहते हैं। कभी ग्रुपिंग अपने उधर गवर्नर हाउस में मीटिंग्स करेंगे, हुँ, तो जिससे टेंशन होगी उस्मान बुज़दार साहब को कि वो उधर मिल रहे हैं लोगों से। तो ये एक पॉलिटिकल चीज़ें आ गई। दूसरा ये आ गया, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से क्या काम किया उन्होंने। अभी तक तो मेजर कोई प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे कि हुँ, जिसकी बुनियाद पे वो कह सकें कि हमने ये काम किया। हुँ, अब आप देखें कि अगर डीजी खान से आगे या राजनपुर के करीब या बहावलपुर से आगे कहीं कुछ सड़कें बनी हैं, हुँ, तो उसका इम्पैक्ट अर्बन एरियाज़ में तो आएगा नहीं। अब उन्हें ये फ़िक्र लाहक हुई थी इस बजट के दौरान कि अगर अर्बन एरियाज़ यानी लाहौर में अगर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे आप, तो आपका जो मीडिया सारा यहाँ पे है, वो कहाँ जाके वहाँ की वो चीज़ें हाइलाइट करेगा। हुँ, तो यहाँ पे होंगी तो लोग हाइलाइट करेंगे, जी हाँ जी, यहाँ पे काम हो रहा है लाहौर में। हुँ, तो लाहौर में तो उन्होंने अभी तक तो एक अंडरपास बनाया है, वो भी फिरदौस मार्केट का। हुँ, अभी 1-2 उन्होंने और शुरू किए।
तो वो अब अंडरपास के ऊपर आपको पता है कि जब नवाज लीग थी, उन्होंने अंडरपासेस बनाए, ब्रिजेस बनाए, उसके बाद परवेज लाई साहब ने भी बड़े अंडरपासेस बनाए, हुँ, लेकिन वो अंडरपासेस वो कैश नहीं करा सके। इसी तरह बिल्कुल। उस्मान बुज़दार जो हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो कैश नहीं करा सके, जब तक कि कोई ब्रिलियंट किस्म का आइडिया नहीं लेके आएँगे हुँ, कि लाहौर की जो ज़रूरत है, कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए। हुँ, तो अगर वो नहीं लाएँगे, जैसे कि देखें ट्रांसपोर्ट का लाहौर में बहुत बड़ा मसला है, हुँ, एजुकेशन यानी प्राइवेट एजुकेशन पैसे बहुत लगते हैं, उसका बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह की कोई नई चीज़ें आप लाते कि जिससे लोग समझते हैं कि हाँ, ये देखें इनकी हुकूमत आई, इन्होंने 20 स्कूल बड़े वाले ऐसे ज़बरदस्त बना दिए, हुँ, जिससे लोगों को बड़ा रिलीफ़ मिला। या आप समझें कि लाहौर के कोने-कोने में बसें पहुँचा दी इन्होंने। हुँ, तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ता कि हाँ, ये इनका बहुत बड़ा मंसूबा था कि नई-नई आबादियाँ बन गई हैं। आप देखें लाहौर कितना फैल गया है, रैवट तक चला गया है, इधर बॉर्डर तक चला गया है, बीआरबी नहर क्रॉस कर चुका है जहाँ पे जंग होती थी। तो दूसरी साइड पे कसूर की तरफ फैल गया, कसूर और लाहौर मिक्स हो गए हैं। इधर आप चले जाएँ शेखुपुरा साइड पे, वो भी लगता ही नहीं है कि शेखुपुरा कोई दूसरा शहर है। गुजरांवाला की तरफ चले जाएँ, यानी ये पूरा शहर जो फैल गया, लेकिन लोगों का सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट। ठीक। लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। हुँ, ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ से, यानी कि एक तो स्कूल में बच्चों ने जाना है, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं है, हुँ, और दूसरा ये कि लोगों ने अपने काम पे जाना, तो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं। या तो इस तरह का कोई बड़ा मंसूबा लाते, हुँ, जिससे लोगों में कोई इम्प्रेशन जाता कि जी ये इन्होंने काम किया। इसलिए कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है जिसके ऊपर ये क्लेम कर सके पीटीआई। लंगर खानों या पनाहगाहों पे तो कोई वोट नहीं डालेगा। हुँ। तो आपको नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार को कामयाबी के लिए परफ़ॉर्मेंस की ज़रूरत ही नहीं है, कोई गैबी इशारा ही काफ़ी है? हाँ, नहीं गैबी इशारे जो हैं वो हर वक़्त काम नहीं करेंगे ना। अ, दूसरा ये है कि मेरा ख़्याल है कि जो पीटीआई की पॉलिसी इस वक़्त चल रही है, वो उन्हें अंदाज़ा है कि हमारे साथ ये होगा। हम वो पिछली शहबाज़ शरीफ़ हुकूमत या मतलब पिछले जो दौर गुज़रे हैं, उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, हुँ, और हमने बहाने भी लगाए हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, हम नए थे, हमें पता नहीं था, ये चीज़ें हो गई। लेकिन एक फ़ोकस उनका है, वो ये है कि इलेक्टेबल्स हुँ, और पैसे वाले इलेक्टेबल्स। इसकी मिसाल ये सियालकोट वाला इलेक्शन है, हुँ, जहाँ पे बरियार ग्रुप जो है उन्होंने है तो वो काफ लीग के, लेकिन उन्होंने पीटीए के प्लेटफ़ॉर्म से अपने वो बच्चे को इलेक्शन लड़वाया और वो इलेक्शन जीत गए। हुँ, तो ये एक बड़ा अच्छा उनके पास है टूल कि हुँ, आप इलेक्टेबल्स के साथ चलें। तो ठीक। इलेक्टेबल्स तो हर पंजाब के मतलब हर एरिया में मौजूद हैं। चंद एरियाज़ छोड़ के जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि ये हुँ, जो जीटी रोड का एरिया सारा, तो हुँ, यहाँ पे तो उन्हें पता है कि ये तो नून लीग निकाल भी लेंगे कुछ सीटें, लेकिन नून लीग जो डोमिनेट करेगी। अब आ गया बाकी जनूबी पंजाब, लेकिन जनूबी पंजाब में उनको टेंशन हो गई जहांगीर तरीन की, हुँ, क्योंकि उसने ये तय किया हुआ है कि हमने एक अलग एंटिटी के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हुँ, अब लगता नहीं है कि कोई इनका कोई इत्तेफ़ाक हो जाएगा और जहांगीर तरीन दोबारा से बिल्कुल इनके साथ मिल जाएँगे। वो बहुत ज़्यादा शिकवे-गिले और वो बात बहुत आगे तक चली गई है कि हुँ। अब वो मुफ़ाहमत जो है वो करीब-करीब नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए अगले इलेक्शन में बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेज़ होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बिल्कुल, और ये जो जोड़-तोड़ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहले इलेक्शंस में हम देखते थे कि आखिरी साल में शुरू होता था, अब लगता है कि इलेक्शन से बहुत पहले ये सिलसिला शुरू हो गया, और पंजाब जो है, हमेशा से पाकिस्तान में मेक और ब्रेक होता है किसी भी सियासी जमात के लिए, और मरकज़ की हुकूमतों का रास्ता भी पंजाब से होकर ही जाता है। तो देखते हैं आगे ये सिनेरियो कैसे इमर्ज होता है। इस मुख्तसर वक़्त में आपने ख़ासा अहाता कर लिया उस्मान बुज़दार की और पीटीआई की परफ़ॉर्मेंस का पंजाब में। इस गुफ्तगू को हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आपका वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू हम आइंदा भी जारी रख सकें। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।